हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंकायन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि ग्राम विकास शोध प्रणालियां जो चैप्टर नंबर 12 है अपना, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें हमने ऑलरेडी 3 पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा चौथा पार्ट है। ग्राम विकास शोध प्रणाली में कल हमने काफ़ी कुछ जितने भी प्रकार होते हैं सामाजिक शोध के अनुसंधान के जितने भी प्रकार हैं सभी प्रकारों को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर के बाद जो कि सांख्यिकी विश्लेषण पे है कि संख्याओं के अध्ययन से है कि किस प्रकार से डेटा होंगे तो कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके आधार पर आज का टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक के बाद ग्राम विकास शोध प्रणालियों वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। फिर इसके बाद ग्राम समाज एवं विकास का जो सबसे लास्ट चैप्टर है लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन, कि लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन, जो कि 13 चैप्टर और लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद हम लोग ग्राम समाज एवं विकास को कंप्लीट कर देंगे। फिर पर डे आपका प्रैक्टिस सेट आने लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपने कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी हमारे भाई बंधु अभी इस चैनल पर नए आए हैं या फिर उनके दोस्त भी पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से, उनको रेफर कर दें कि रंकायन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और सभी हमारे PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए हमारे ही टेलीग्राम चैनल रंकायन एकेडमी को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनका संपूर्ण सिलेबस पाठ्यक्रम यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सांख्यिकी विश्लेषण। वर्तमान में सांख्यिकी का प्रयोग, देखो सांख्यिकी शब्द सुन के ही आपके दिमाग में आया होगा स्टैटिक्स। यहाँ पे सब लोग 10th तो पढ़े ही होंगे। तो 10th में यदि हम मैथमेटिक्स की साइंस की बात करें तो सबसे लास्ट चैप्टर जो है वो सांख्यिकी होता है, जहाँ पर हम मीन मीडियम मोड या फिर खूब सारे नंबर तो वहाँ पे दिए होते हैं, उसका हम लोग मीन निकालते हैं, ठीक है ना, कि एवरेज क्या होगा इसका। तो कुछ उसी तरीके से संबंधित यह भी टॉपिक है संख्याओं के कैलकुलेशन का। तो वर्तमान में सांख्यिकी का प्रयोग विविध समस्याओं को समझने के लिए किया जाने लगा है तथा सामाजिक विज्ञान में इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी सहायता से विभिन्न आंकड़ों या सामाजिक तथ्यों, जो भी हमारे विभिन्न डेटा होते हैं, जो भी एविडेंस होते हैं, कि वास्तविक वस्तु स्थिति को सूक्ष्म एवं यथार्थ रूप से समझा जा सकता है, ठीक है ना, कि उनको एक तथ्य के रूप में एक प्रॉपर तरीके से उसका मीन मीडियम निकाल के कि उनको तथ्यात्मक तरीके से यानी कि सांख्यिकी रूप में उनको समझा जा सकता है कि डेटा के रूप में। देखो इतना ए डेटा है, ऐसे है, ऐसे है। जो सामाजिक तथ्य हैं उनको एक डेटा के क्रम में रखा जा सकता है, ठीक है। अतः सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा संकलित सामग्री को, जो भी हमारे पास संकलित सामग्री होगी, जो भी तथ्य होंगे, जो भी डेटा होगा, उसको क्रमबद्ध किया जाता है, ठीक है ना, कि जैसे 1 हो गया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 या फिर 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से जो भी डेटा होगा उसको सांख्यिकी के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से उसको एक क्रम में रखा जाएगा कि वह उसको देखने पर आसानी से समझ में आ सके। जो उसका क्रम होगा, जो उसका सन होगा, जो उसकी ईस्वी होगी, उसको काफ़ी आसानी से समझने में सांख्यिकी का प्रयोग करके हमें सहायता मिलती है तथा उसका विश्लेषण एवं निर्वचन भी किया जाता है। जब कोई चीज़ एक मैनुअल में रखा होगा, एक प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज किया गया होगा, तो उसको समझने में, उसको एक्सप्लेन करने में हमें सहायता मिलेगी, यानी कि वो काफ़ी हमारे लिए उसको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं सांख्यिकी की परिभाषा। जिस सांख्यिकी की हम लोग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो हमारे सामाजिक तथ्य होंगे, अनुसंधान के डेटा होंगे, उसको एक प्रॉपर मैनर में हम लोग वहाँ पर रखेंगे, तो हमें समझने में और उसका विश्लेषण करने में, यानी कि समझाने में, एक्सप्लेन करने में, उस सारी घटनाओं को एक्सप्लेन करने में और सामने वाले को समझाने में हमें सहायता मिलेगी, ठीक है ना। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि ग्राम विकास शोध प्रणाली में सांख्यिकी का क्या महत्व है, तो आप लोग को वहाँ पे आंसर लगाना है कि उसको समझने में, जो भी तथ्य होंगे, जो भी डेटा होगा, उसका विश्लेषण करने में, उसको समझने में हमें आसानी होगी सांख्यिकी के माध्यम से। तो वालिस एवं रॉबर्ट्स के अनुसार सांख्यिकी तथ्यों के परिणात्मक पहलुओं के संख्यात्मक जो है उसका एक्सप्लेनेशन है, यानी कि विवरण है। सांख्यिकी तथ्य मतलब जो भी सामने निकल के आएंगे, चाहे वो एविडेंस के रूप में हो, चाहे वो सन हो, ईस्वी हो, ठीक है ना, या फिर कोई भी एक डेटा हो, आंकड़ा हो या कोई संख्या हो, उसके परिणात्मक पहलुओं के संख्यानात्मक विवरण है, जो मदों में गिनती या माप के रूप में व्यक्त होता है। जैसे कोई चीज़ हमें मिल गई, उसको हम एजे कैलकुलेट कर लेंगे, उसको माप के रूप में, उसको गिनती के क्रम में हम उसको व्यक्त करेंगे कि उस सारी एविडेंस को हम एक संख्यात्मक रूप उसको दे देंगे, ठीक है। कानर के अनुसार सांख्यिकी किसी प्राकृतिक अथवा सामाजिक समस्या से संबंधित
प्राकृतिक या सामाजिक समस्या से संबंधित, क्योंकि जो हम शोध करते हैं वह किसी न किसी समस्या पर ही शोध होता है, उसको दूर करने के लिए ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है सामाजिक अनुसंधान में। माप की गणना या अनुमान का क्रमबद्ध, जो भी माप की गणना आएगी, जो हम तथ्य सामने लेकर आएंगे उसका या फिर अनुमान का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग है कि जो भी हमारे पास एविडेंस के रूप में संख्या आएगी उसको हम एक क्रम से संयोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से उसको हम ऐसे एकत्र करेंगे कि हमें उसका विश्लेषण करने में, उसको समझाने में हमें आसानी हो सके, जिससे कि इसके अंतर संबंधों का प्रदर्शन किया जा सके। अंतर संबंधों का प्रदर्शन, जैसे कि सपोज करिए 3 आया, 5 आया, 7 आया, ठीक है, 9 आया, 11 आया, 13 आया, 15 आया, तो कोई भी एविडेंस इस प्रकार से है तो उसको हम संख्यात्मक रूप में जब लिख देंगे तो उसके बीच में जो अंतर संबंध बन रहे हैं कि देखो इसके बाद ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, मैं इसको संख्या के रूप में दिखा रहा हूँ, तो उन एविडेंसों, उन तथ्यों के बीच में जो अंतर संबंध हैं कि देखो 10 साल बाद ऐसा हुआ, फिर 15 साल बाद ऐसा हुआ, फिर 25 साल बाद ऐसा हुआ, तो हो सकता है कि 35 साल बाद ऐसा होगा, तो जो उसके बीच में अंतर संबंध होंगे उसको हम एक संख्या के रूप में, एक मैथमेटिक्स के रूप में हम सांख्यिकी के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। उसी बातों को घुमा फिरा के वालिस एवं राबर्ट्स एवं कानर ने उसको एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं सांख्यिकी की विशेषताएं क्या होती है। हमने इसकी परिभाषा देख ली और इसकी उपयोगिता भी देख ली, ठीक है ना। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं कि और क्या क्या इससे हमें सहायता मिल सकती है अपने सामाजिक अनुसंधान में, सामाजिक शोध प्रणाली में। तथ्यों का समूहीकरण, जो भी तथ्य होगा उसको हम एक समूह में ला देंगे कि उनके बीच में एक हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तथ्यों के किसी समूह अथवा उस पर आधारित निष्कर्ष को सांख्यिकी कहा जाता है। जो भी तथ्य आएंगे, जो भी एविडेंस आएंगे, उनके बीच में एक हम अंतर संबंध स्थापित कर देंगे कि देखो ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, उसको एक हम क्रम में, उसको हम ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। उदाहरणार्थ किसी एक व्यक्ति की मासिक आय सांख्यिकी नहीं है, अपितु बहुत से लोगों की मासिक आय से प्राप्त औसत आय को सांख्यिकी आंकड़ा कहा जाता है। देखो जैसे किसी एक व्यक्ति की मासिक आय, यह तो एक डेटा हो गया, लेकिन सांख्यिकी में हम बहुत सारे लोग का एक एवरेज पढ़ते हैं। आप लोगों ने सांख्यिकी जब स्टार्ट किया होगा तो पहला ही टॉपिक वहाँ पे मीन आता है, एवरेज क्या होता है उसका, ठीक है। जैसे बोल दिया कि एक क्लास में प्राप्त हुए बच्चों के नंबर का औसत कितना है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछने वाला इसमें। जब हम सांख्यिकी की बात करते हैं तो किसी एक टॉपर का या फिर फेल होने वाले बच्चे का हम नंबर नहीं पूछते, हम यह पूछते हैं कि इस क्लास में एवरेज कितने मार्क्स आए हैं। तो सभी बच्चों के प्राप्त हुए नंबर और पूर्णांक को एवरेज निकाल देते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हो सकता है 10 में सब बच्चों के औसत 7.5 नंबर आए हैं, 8 नंबर आए हैं। तो इस प्रकार से जो सांख्यिकी होती है वह बहुत सारे लोगों का एक एवरेज होता है कि हम किसी गांव में 100 व्यक्तियों का हमने अध्ययन किया तो उनका एवरेज हम वहाँ पर बताएंगे कि यहाँ का कल्चर इस प्रकार से है, यहाँ का रहन सहन, खान पान, एक्टिविटी और इनके बीच में जो भी चेंजेस आ रहे हैं इनके अंदर, उसका एवरेज ए है। हम किसी एक स्पेशल व्यक्ति को उठाकर जो कि काफ़ी ज़्यादा कल्चरल हो या फिर एक बिल्कुल कल्चरल ना हो, उसके ही डेटा को उठा के हम यहाँ पर पुट कर दें, ऐसा नहीं है। हम सबके डेटा का एक एवरेज निकाल के बताएंगे कि इस गांव की अमूल चूल स्थिति इस प्रकार से है। इसी बात को यहाँ पर दिखा रहा है कि सांख्यिकी की जो विशेषता होती है यह किसी एक व्यक्ति के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता, यह सब व्यक्तियों का एक औसत देता है। हो सकता है कि उस औसत से कुछ व्यक्ति काफ़ी अच्छे हों और कुछ व्यक्ति काफ़ी कमज़ोर हों, लेकिन एक मिला जुला रूप जो कि हमें योजना बनाने में और उस समाज का, उस क्षेत्र का, उस गांव का अवलोकन करने में हमें काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। अपितु बहुत से लोगों की मासिक आय से प्राप्त औसत आय को सांख्यिकी आंकड़ा कहा जाता है कि जैसे सपोज करिए कि दिल्ली में एक व्यक्ति 10 लाख रुपए महीने कमाता है, ठीक है ना, और एक व्यक्ति जो है 2 लाख रुपए महीने कमाता है। तो ना हम उस 10 लाख वाले को अंकित करेंगे और सपोज करिए कि एक व्यक्ति सिर्फ 8,000 रुपये कमाता है, तो ना हमें सांख्यिकी में 10 लाख जो कि सबसे हाईएस्ट कमाता है उसको दिखाना है, ना तो जो 8,000 सबसे लोएस्ट कमाता है उसको दिखाना है, बल्कि हमें 10 लाख से लेकर 8,000 पाने वाले सभी व्यक्तियों का एक एवरेज निकालना है। फिर उनका औसत बताना है कि लगभग जो है वो 18 से 23,000 रुपये महीने लोग कमा रहे हैं, ठीक है ना। इसको सांख्यिकी कहते हैं। तथ्यों का संख्यात्मक
क्योंकि जब हम 18 से 23,000 बोलते हैं तो हम एक ओवरऑल उस दिल्ली का जो भी आय होगा, व्यक्तियों की जो भी स्थिति होगी, उसका हमारे दिमाग में एक फ्रेम बन जाता है। अब सपोज करिए यदि हम 10 लाख कमाने वाले व्यक्ति का अपने अंदर एक इमेजिनेशन बनाएं तो काफ़ी मतलब स्वैग वाला बनेगा। उसके पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, घर होगा, अच्छा मकान होगा, ठीक है, सब मतलब सारी व्यवस्थाएं उसके पास होंगी। और 8,000 वाले की स्थिति हमें काफ़ी दयनीय दिखेगी। तो यदि हम 10 लाख वाले को लेकर अपनी योजना बनाएं तो वो कभी काम में नहीं आएगी। और यदि हम 8,000 वाले को लेकर योजना बनाएं तो शायद जो भी हमारा राजकोष है वही खाली हो जाए, लेकिन कुछ ना हो पाए। तो इसीलिए हमेशा एवरेज निकालते हैं। जो भी अनुसंधान होता है, जो भी आंकड़े निकल के आते हैं, उनका हम एवरेज बताते हैं, जो कि सांख्यिकी के माध्यम से ही संभव है। ये इसकी विशेषता है। तथ्यों का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, यानी जो भी एविडेंस आएंगे उसको हम नंबर के रूप में दिखाएंगे, ठीक है ना। ये देखो इतना ऐसे हुआ, फिर इतने नंबर में ऐसे हुआ, फिर इतने नंबर में ऐसे हुआ, कि उस डेटा को हम एक संख्यात्मक रूप में उसके ऑर्डर को दिखाएंगे कि लोगों को संख्या के रूप में वो आसानी से समझ में आ जाए। सांख्यिकी उपयोग किसी तथ्य का गुणात्मक महत्व अर्थात अच्छा, बुरा, उचित अथवा अनुचित को व्यक्त नहीं करता। जो भी हमारी सांख्यिकी है वह किसी के भाव को नहीं बताती है कि अच्छा है, बुरा है, कम है, ज़्यादा है। मतलब सारी इसकी बातें जो होती हैं स्टैटिस्टिक्स की, वह नंबर में होती हैं। हम वहाँ पर नंबर देंगे कि इस क्षेत्र के लोग अच्छाई में जो भी इनका नंबर मिला है 10 में से 5 नंबर मिले हैं, इस क्षेत्र के लोग 8 नंबर हैं, इस क्षेत्र के लोग 9 नंबर हैं। इस तरीके से यानी कि नंबर के रूप में उनको दिखाएंगे। वहाँ पर कुछ हम लिख के चीज़ों को नहीं दिखाएंगे। ये सांख्यिकी की विशेषता होती है। तो हम काफ़ी आसानी से और व्यापक स्तर पर चीज़ों को समाहित कर सकते हैं। उनके कल्चरल एक्टिविटी को, उनके व्यवहार को, उनके रहन सहन, खान पान को हम संख्या के रूप में और काफ़ी कम तरीके से, काफ़ी आसान तरीके से और कम समय में और सभी चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं संख्या के माध्यम से। तो यह इसकी सांख्यिकी की एक और विशेषता है। इसके विपरीत प्रत्येक निष्कर्ष को प्रतिशत, अनुपात, औसत अथवा विचलन के रूप में संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है कि हम उस क्षेत्र की हम जो भी प्रतिशत में बता सकते हैं, इतने प्रतिशत लोग यहाँ पर ऐसे हैं, इतने प्रतिशत लोग का जो है वो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इतने प्रतिशत को अच्छा जल नहीं मिल रहा है, यानी कि पानी पीने का जल नहीं मिल रहा है, इतने औसत लोग यहाँ पर अमीर हैं, गरीब हैं, पहनावा ओढ़ावा, विचलन, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर इस तरीके से मैथमेटिक्स के टर्म में प्रतिशत, अनुपात, औसत अथवा विचलन के रूप में अपने सांख्यिकी को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वास्तविक अर्थों में सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का एक समूह होता है। जो मैं बात बार बार बोल रहा हूँ कि सांख्यिकी में हम हर चीज़ को आंकड़ों के माध्यम से, संख्या के माध्यम से दिखाएंगे, ठीक है ना, कि हर चीज़ हमारी अंकों में बात होगी, ठीक है। आंकड़ों का विशुद्ध रूप, आंकड़ों में पर्याप्त शुद्धता की उपस्थिति सांख्यिकी की एक विशेष आवश्यकता होती है कि आंकड़ों से हमें शुद्धता काफ़ी अच्छे से मिल जाती है कि 6 है, 7 है, तो हमें समझ में आ गया कि आधे से थोड़ा सा अधिक है, ठीक है ना। इसका तात्पर्य यह है कि अध्ययन विषय की प्रकृति तथा अनुसंधान का उद्देश्य विशुद्ध होना चाहिए। क्योंकि यदि हम कोई भी एक अनुसंधान कर रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं, कोई डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो उससे हमारा निष्कर्ष निकल के आता है उसका विश्लेषण करना काफ़ी आसान होना चाहिए और लोगों को समझ में आना चाहिए। और जो भी हम डेटा वहाँ पर लिख रहे हैं वो अच्छे तरीके से, शुद्ध रूप से लोगों को समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस क्षेत्र की स्थिति ठीक है, उस फलाने क्षेत्र की स्थिति ठीक ठाक है, उस क्षेत्र की स्थिति चल जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब कि एक सिर्फ आम बोलचाल की भाषा में नहीं, जो भी हम वहाँ से निष्कर्ष निकाल के ला रहे हैं, अध्ययन विषय की प्रकृति तथा अनुसंधान का उद्देश्य विशुद्ध होना चाहिए, अर्थात अत्यंत शुद्ध होना चाहिए, जो कि संख्या के माध्यम से हम काफ़ी अच्छे तरीके से उसको प्रकट कर सकते हैं सांख्यिकी में। इस परिशुद्धता का निर्धारण समंकों की मात्रा अथवा संख्या से किया जा सकता है। यदि हम शुद्धता के पैमाने पर खरा उतरना चाहते हैं तो हमें अंकों का सहारा लेना ही पड़ेगा। शुद्धता को प्रदर्शित करने के लिए हम अथवा, थोड़ा बहुत, मतलब चल सकता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम उस स्थिति को एक्यूरेट प्रदर्शित नहीं कर सकते, जो कि सिर्फ संख्या से ही संभव है। और यह चीज़ें सांख्यिकी के माध्यम से संभव हो पाई है, चाहे वो औसत हो, प्रतिशत हो, माध्य हो, विचलन हो, ठीक है ना। इन सब आंकड़ों से हम किसी भी स्थिति को काफ़ी एक्यूरेट तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसके आधार पर एक उपयोगी निष्कर्ष निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सांख्यिकी की उपयोगिता एवं महत्व।
तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना, वही सेम बात है। सांख्यिकी का यह महत्वपूर्ण कार्य विषय से संबंधित तथा तथ्यों का संख्या के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है। इसके द्वारा समस्याओं को अपेक्षाकृत अधिक सरल रूप में समझा जा सकता है। घुमा फिरा के वही बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं कि तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो भी एविडेंस निकल के आया है, जैसे मान लीजिए कि हम गाँव में गए और 100 लोग को बैठाकर हमने वहाँ पर सर्वे किया, तो हमने देखा कि 60 व्यक्ति ऐसे हैं, 60 व्यक्ति वहाँ पर गाँव में ऐसे हैं कि इनके शरीर में गंदे जल पीने से एक समस्या उत्पन्न हो रही है, और 40 लोग ऐसे हैं कि जिनके शरीर में गंदे जल से कोई भी विरूपता नहीं है, यानी कि ये लोग स्वच्छ जल पीते हैं। तो हम वहाँ पर बता देंगे कि 60% यहाँ पर पानी यानी कि गंदा पानी पीने वाले लोग रहते हैं, और 40% जो हैं वो स्वच्छ जल पीते हैं। तो इस गांव में काफ़ी मतलब कि जल्दी से भी जो भी पेयजल योजना है वो चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि 60% लोग जो हैं वो गंदा पानी गांव में पी रहे हैं। तो इस तरीके से हम यानी कि सभी आंकड़ों को 60 व्यक्ति 40 व्यक्ति नहीं, हम उसको प्रतिशत में, औसत में कि हम बोल देंगे कि इस गांव में जो है 75% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। तो इस जो भी संख्या के माध्यम से आंकड़ों को हमें दिखाना है। तो ये सांख्यिकी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसको हम काफ़ी आसान और सरल भाषा में लोगों को समझा सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, वर्तमान में चुनाव से पूर्व विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव के वक्त मिलने वाली सीटों के अनुमान के लिए मीडिया द्वारा एग्जिट पोल किया जाता है, ताकि लोगों की राय जानी जा सके। जैसे कि यहाँ पर होता है ना कि कितने प्रतिशत लोगों का मानना है कि यह फलाने व्यक्ति जीतेंगे, कितने प्रतिशत मतलब कि एग्जिट पोल जो लोग दिखाते हैं काफ़ी बकवास सी चीज़ होती है। लोग आकर वहाँ पर भाषण देते हैं, गाली गलौज करते हैं, डिबेट करते हैं, उसमें हम नहीं पढ़ने वाले। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, जब इलेक्शन कंप्लीट होता है तो रिजल्ट आने से ठीक पहले लोग एग्जिट पोल दिखाते हैं कि इतने प्रतिशत संभावना है, इतने लोगों ने एग्जिट पोल पर आकर वोट दिया है कि यह पार्टी जीतेगी। तो यह सब एक औसत प्रतिशत का ही एक नमूना होता है। समंकों के सरलीकरण में सहायक आंकड़ों का सरल और सुबोध यानी कि काफी आसान रूप में प्रस्तुतिकरण सांख्यिकी के द्वारा ही संभव हो पाया है। समंकों यानी कि अंकों के सरलीकरण में सहायता, जो भी तथ्य हैं, जो भी एविडेंस है, उसको सरल और सहज भाषा में किस प्रकार से लिखा जाए का सरल और सुबोध रूप में प्रस्तुतिकरण, यानी कि सरल और आसान भाषा में उसको प्रस्तुत करना, उसको दिखाना, वहाँ के तथ्यों को, वहाँ की जानकारी को, वहाँ की रूपरेखा को सांख्यिकी के द्वारा ही संभव हो पाया है। उसी बात को हम लोग पढ़ रहे हैं। उदाहरणतः अत्यंत जटिल द्रव्यष्ट तथ्यों की सांख्यिकी का वर्गीकरण सार्डियन, दंडचित्र, ग्राफ, बिंदु रेखा के द्वारा सरलता से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक यहाँ पर ए और बी है, तो ए में 40% लोग चाय पीते हैं, बी में जो 60% लोग हैं काफ़ी पीते हैं, और दोनों गांव में 20% लोग जो हैं वो चाय और काफ़ी दोनों पीते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बन के दिखाते हैं। तो हमने वहाँ पर सब कुछ बता दिया ना, तो हमने यहाँ पे 4 लाइन लिखी कि गांव ए में 40% लोग जो हैं वो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। गांव बी में 60% लोग कॉफ़ी पीते हैं, और ए और बी में 20% लोग ऐसे लोग हैं जो चाय और काफ़ी दोनों पी लेते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि इस तरीके के जो जटिल विषय होते हैं उसको हम लोग, या फिर सार्डियन, कि हमने वहाँ पे सारणी बना दी। जैसे आप लोग आवर्त सारणी पढ़ते होंगे, वहाँ पर एक आवर्त सारणी बनी हुई है, सभी परमाणुओं को वहाँ पर अच्छी तरीके से अरेंज किया गया है। या फिर दंड चित्र के माध्यम से, या फिर ग्राफ के माध्यम से हम दिखाते हैं कि इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये चीज़ें बढ़ रही हैं, यहाँ पर ये चीज़ें घट रही हैं, ठीक है ना। तो एक पूरी परिभाषा को हम लोग एक ग्राफ में सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वह सांख्यिकी की सहायता से ही काफ़ी आसान हो जाता है कि बड़े बड़े तथ्यों को, एविडेंस को, ठीक है ना, वहाँ की जानकारी को हम एक छोटे से बिंदु रेखा में या फिर ग्राफ में, दंड चित्र में, सार्डियन में, या फिर वर्गीकरण उसको करके काफ़ी आसानी से दिखा सकते हैं। और यह सब जो संभव हुआ है यह सांख्यिकी के माध्यम से ही संभव हो सका है। पूर्वानुमान की सुविधा सांख्यिकी के द्वारा न केवल आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, वरन यानी कि अर्थात सांख्यिकी के रूप में प्राप्त आंकड़ों की सहायता से भावी परिस्थितियों यानी कि भविष्य में जो भी संभावनाएं हो सकती हैं अथवा दशाओं का
पूर्व में अनुमान भी लगाया जा सकता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यदि हम किसी चीज़ का अध्ययन किए, हमें वहाँ पर दिख रहा है कि 25 साल पूर्व ऐसी स्थिति थी, फिर 20 साल के यानी कि 20 साल पूर्व ऐसी स्थिति हो गई, फिर 15 में यह परिवर्तन हुआ, 10 में हुआ, 5 में हुआ, तो आने वाले अर्थात अभी वर्तमान में क्या स्थिति होगी या फिर 5 साल बाद क्या स्थिति होगी, इसका हम काफ़ी आसान तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। जब हमने एक चार्ट में 25 साल पहले होने वाले परिवर्तन घटनाओं के बारे में वहाँ पर लिख लिया, फिर 20 साल यानी कि 5 साल बाद फिर क्या हुआ, फिर 15, फिर 10, फिर 5 यानी कि वर्तमान में क्या हो सकता है। देखिए, अनुमान कभी भी संपूर्ण सत्य नहीं होता, लेकिन सत्य के निकट होता है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि यह एक अनुमान है, ठीक है ना। लेकिन उसके सत्य होने की भी संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। जो चीज़ें लगभग 25 साल से कंटिन्यूसली चल रही हैं, तो हो सकता है कि वही डेटा, जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है वर्तमान में, वही चीज़ें हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से सांख्यिकी के माध्यम से हम भावी परिस्थिति अर्थात वर्तमान समय को और भविष्य की संभावनाओं की या फिर दशाओं को हम लोग बता सकते हैं। उसको हम लोग एक अपना टारगेट बना सकते हैं कि देखो ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हम लोग जता सकते हैं, जो कि सांख्यिकी के माध्यम से काफ़ी आसान हो जाती है। अब बात करते हैं अन्य विज्ञानों के नियमों के सत्यापन में सहायक सामान्यतः परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण पुराने सिद्धांत पूर्व की भांति वर्तमान में प्रमाणित तथा उपयोगी नहीं रह गए। यह दूसरी बात का संकेत कर रहा है, यदि कुछ बीच में परिवर्तन आ गया तो वर्तमान में ऐसी स्थिति हो यह संभव भी नहीं होता। इसके बावजूद सांख्यिकी के द्वारा प्राप्त अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग से, यानी कि जो भी नियम कानून होते हैं, वर्तमान तथ्यों का संकलन संभव होता है, या फिर जो भी एविडेंस हमारे सामने हैं उनका किस प्रकार से संकलन हम करें कि विश्लेषण में उसको एक्सप्लेन करने में हमें आसानी हो, यह सांख्यिकी के माध्यम से संभव। या फिर अतीत का कोई नियम, अतीत का नियम मतलब कि प्राचीन समय में कोई नियम कानून अथवा सिद्धांत या फिर कोई एक विशेष प्रकार का नियम हो, रूल हो, वर्तमान में किस सीमा का उपयोगी अथवा अनुपयोगी है। देखिए, इसके माध्यम से यदि कोई पुराने समय में कोई नियम कानून है तो उसकी वैधता वर्तमान समय में या फिर भविष्य में कितनी है या फिर कितनी रहेगी, यह भी हम सांख्यिकी के माध्यम से समझ सकते हैं। अब जो लोग स्टैटिक्स में पीएचडी कर रहे होंगे उनको काफ़ी अच्छे से पता होगा कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन हमें इतना जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि स्टैटिक्स के माध्यम से अतीत का कोई नियम, प्राचीन समय का कोई नियम अथवा सिद्धांत वर्तमान में किस सीमा तक उपयोगी है और भविष्य में किस सीमा तक उपयोगी होगा, इसका हम लोग जो अनुमान है वो थोड़ा बहुत स्टैटिक्स के माध्यम से लगा पाते हैं। अब बात करते हैं सांख्यिकी की सीमाएं। तो वो सीमाएं का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यह जो स्टैटिक्स है यह कहाँ तक वैध है, यानी कि इसका उपयोग हम इसके माध्यम से कहाँ तक हम चीज़ों को कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इसकी सीमाएं, कि आप कहाँ तक काम कर सकते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा है ना, तो आप कहाँ तक जा सकते हैं। भैया भारत की सीमा खत्म मत जाओ, नहीं तो आतंकवादी बना देंगे, सब बोल देंगे आतंकवादी है, जासूस है, ठीक है ना। तो इसकी भी सीमाएं कहाँ तक हैं उसको भी हम देखेंगे। सांख्यिकी का मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। कोई भी डेटा होगा, हम हमेशा हर चीज़ को डेटा के माध्यम से ही उसको संकलित करते हैं। सांख्यिकी में समंकों के उचित, समंकों मतलब अंकों, जो भी अंक होते हैं, अथवा सही विश्लेषण से समस्याओं का हल सही निकलता है। किसी भी चीज़ को यदि हम संख्या के माध्यम से उसको हम याद रखें, उसको संकलित रखें, जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा ही है, आपने इतना गेहूं बेचा और चावल बेचा, तो उसके बदले में आपके पास संख्या के रूप में पैसा आ गया, तो उसको कलेक्ट करने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना। तो वह भी एक प्रकार से आपकी समस्या को ही दूर कर रहा है। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक गुणात्मक नहीं, विशेषताओं का अध्ययन भी कर सकती है। सिर्फ हम सांख्यिकी के माध्यम से किसी भी चीज़ को डेटा के रूप में ही उसको संकलित नहीं करते, बल्कि डेटा के माध्यम से उसकी विशेषताओं का भी हम अध्ययन कर सकते हैं कि यह डेटा इतना है, यह डेटा इतना है, यह डेटा इतना है, तो इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्वालिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इसमें क्या परिवर्तन आया है, हम सब कुछ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं करती, इससे प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि इसको हेडिंग लाइन किया हुआ है व्यक्तिगत इकाई। व्यक्तिगत इकाई का मतलब कि पर्सनल, यदि एक व्यक्ति का हमें डेटा पूछना हो, एक लोग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी हो, तो भैया आपकी सेवा सांख्यिकी से नहीं हो सकती, क्योंकि सांख्यिकी में हम हमेशा एवरेज की बात करते हैं, एक समूह के अध्ययन की बात करते हैं। तो इससे प्रश्न पूछ सकता है कि सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं करती, किसी के बारे में पर्सनल जानकारी सांख्यिकी नहीं देती, यह अध्ययन एक समूह का है।
सांख्यिकी की सबसे आवश्यक सीमा है कि उसका उपयोग अनुभवी व्यक्ति के द्वारा ही किया जाए, क्योंकि कोई चीज़ यदि संकेत के रूप में लिखी हुई है, संख्या के रूप में लिखी हुई है, और कोई बेवकूफ़ आदमी उसको यदि एक्सप्लेन गलत तरीके से कर दे तो समाज में एक गलत मैसेज वितरित हो जाएगा और उसका जो भी अध्ययन होगा, जो भी उसका निष्कर्ष होगा, वह गलत तरीके से प्रकाशित हो जाएगा। जैसे कि बोल दे कि 90% लोग अशुद्ध जल पी रहे हैं और 10% जल शुद्ध जल पी रहे हैं। 10% लोग शुद्ध जल एक गांव में पी रहे हैं। कोई एक बेवकूफ़ सा आदमी आ गया और बोल दिया कि इसका मतलब हमें लग रहा है कि 10% जो लोग हैं वह अशुद्ध जल पी रहे हैं और 90% लोग शुद्ध जल पी रहे हैं। यह प्रॉपर तरीके से पूरा उल्टा होगी कहानी, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलता है कि जो डेटा वहाँ पर लिखा हुआ है वह काफ़ी जटिल भाषा में भी, काफ़ी तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उस पर एक समझदार व्यक्ति की आवश्यकता होती है कि उसको समझ के उसके ग्राफ को, उसके वर्गीकरण को, उसके सारणी को समझ के प्रॉपर तरीके से जो भी निष्कर्ष उसमें लिखा गया हो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दे। इसलिए सांख्यिकी को समझने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। देखिए, मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई चीज़ वैसी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़े, क्योंकि वही बातें घुमा फिरा के बार बार आ रही हैं कि सांख्यिकी एक यूनिट इकाई नहीं है, एक लोग के बारे में उसकी में अध्ययन नहीं होता। और मेन मोटो इसमें क्या है, इसमें हर चीज़, हर तथ्य जो है वह संख्याओं के रूप में व्यक्त होता है, और चाहे वो ग्राफ हो जाए, चाहे वो वर्गीकरण हो जाए, ठीक है ना, चाहे वो बिंदु हो जाए, दंड आरेख हो जाए, और उसके माध्यम से हम हर तथ्य को उसमें संकलित करते हैं और भविष्य में उसको समझने में, उसका विश्लेषण करने में, निष्कर्ष निकालने में हमें सहायता मिलती है, ठीक है। सांख्यिकी औजारों का अयोग्य और अकुशल व्यक्तियों के प्रयोग से अत्यधिक निराशापूर्ण परिणाम आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको देख लिया। सांख्यिकी प्रणालियां गहन अध्ययन के लिए अनुपयुक्त होती हैं, ठीक है, क्योंकि सांख्यिकी जो है यह कोई वैसा विषय नहीं है, यह सिर्फ तथ्यों को एक समाहित करता है, एक संकलित करता है कि उसको हम संक्षिप्त रूप में उसकी बात को किस तरीके से व्यक्त कर पाएँ, ठीक है। सांख्यिकी समंकों अर्थात अंकों में एक रूपता और सजातीयता होती है। जैसे कोई सांख्यिकी लिखा हुआ है तो ऐसा आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा कि 5 के बाद 25 आ गया, फिर यहाँ पे 15 आ गया, मतलब कि उनके बीच में एक समरूपता होगी, एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग कोई एक प्लेटफॉर्म वहाँ पर बन जाएगा कि उसको समझने में हमें काफ़ी आसानी होगी कि देखो अच्छा पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, कि उनके बीच में एक आर्डर होगा, उनके बीच में एक समन्वय सा होगा, ठीक है। सांख्यिकी के नियम भौतिकी व प्राकृतिक विज्ञानों की तरह पूर्णतः सत्य नहीं होते, यह केवल सन्निकट सत्यता पर आधारित होते हैं। जो सांख्यिकी होती है, जैसे हम किसी के एवरेज के बारे में बात करें तो काफ़ी हद तक वो एक्यूरेट होते हैं, लेकिन 100% जो आइडियल कंडीशन होती है उसकी भी हम यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं लेते, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि सांख्यिकी के बारे में हमने कंप्लीट बातें यहाँ पर कर ली। तो दोस्तों, ग्राम विकास शोध प्रणाली का जो चैप्टर था यह प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब आने वाला जो हमारा टॉपिक आएगा यह इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक 25 क्वेश्चन का एक सेट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।